जब हमारे फौजी भाइयों पे कश्मीर में पथराव होता था और उन पे हमले होते थे, तब ह्यूमन राइट जो बड़ा डेफर्मेशन के केस करते थे, आज ह्यूमन राइट वाले कहाँ पे हैं? जब हमारे लोगों की ज़मीन 70-70 सालों की छीनी जा रही है, आज कहाँ है? मेरे बड़े भाई हैं रविंदर रैना जी, जो प्रदेश अध्यक्ष, वो बड़े जोरों शोरों से कहते थे, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार करी उन्होंने, टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे। हर चीज आज तक जम्मू ने लड़के ली है। केंद्र में चाहे पहली सरकारें थी चाहे आई थी, अगर एम्स लिया तो लड़के लिया, बाद में क्रेडिट इन्होंने खुद लिया कि हमने दिया है जी। गुज्जरों के बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी इन लोगों ने? क्यों उनको पढ़ाया लिखाया नहीं? क्यों उस तरीके से इन्होंने संसाधन नहीं दिए कि वो बच्चे पढ़ जाएंगे? जब बंदा शिक्षित हो जाता है, वो आपसे सवाल करेगा, वो अपने हक की बात करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने वोट बैंक का एक नज़रिए से उन समुदाय को देखा, और यही तो हालत ये कर रहे हैं भाजपा वाले कि हिंदुओं को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि महाराज हिंदुओं के हम ठेकेदार हैं, लेकिन उनको ही लताड़ रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं पीडीपी वाले खा गए, पीडीपी वाले कहते हैं वो खा गए, फिर ये कहते हैं कश्मीरी खा गए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कश्मीरी खा गए, मान लिया कि कश्मीरी खा गए, कमी तो आप भी नहीं पीछे छोड़ रहे, अगर कश्मीरी खा गए तो हमें कम से कम कश्मीरियों से ये सीखना चाहिए। उनके अंदर चंद जो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं कश्मीर में, वो डेडिकेशन से करते हैं। हमारे जो देशभक्त लोग हैं जम्मू खिते के, इनमें कहीं ना कहीं उस डेडिकेशन की कमी है। आप पीडीपी में जाइए, एनसी में जाइए, कांग्रेस में, आप सबके अपने फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिन लोगों से आप वोट मांगते हैं, उन लोगों की बात तो कीजिए, उनके हकों की बात तो कीजिए। और दूसरा ये है कि केंद्र सरकार को ये गुमराह करते हैं जो रिपोर्ट भेजते हैं। इसमें माननीय प्रधानमंत्री साहब को, अमित शाह जी को इस पर रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये रिपोर्ट हमारे जम्मू कश्मीर से ये लोग भेज रहे हैं, क्या वो ज़मीनी सतह पर सही है? लोगों के ओपिनियन लेने चाहिए। लेकिन आप देखते हैं बदकिस्मती है, जब केंद्र सरकार से यहाँ मंत्रियों का काफिला आता है लोगों की आवाज़ सुनने के लिए, तो उनको होटलों में अच्छी अच्छी जगह घुमाया जाता है। जब आम जनता के ओपिनियन की बात आती है तो बोलने नहीं दिया जाता। जो मोदी साहब की आशीर्वाद से जीते हुए हैं, मैं उनको नेता भी नहीं कहूँगा, वो राजनीतिक कहूँगा कि नेता वो होता है जो समूह को एक चलाए, समूह की आवाज़ उठाए, लोगों की आवाज़ बुलंद करे, लोगों की समस्याओं के लिए लड़े। नेता तो मुझे इनमें से दिखता नहीं, चंद नेता हैं 2-4 जो बोलते हैं, बाकी तो चाटुकार हैं। वोटिंग हो जाती है, चुनाव हो जाते हैं, फिर उनको जो 5 साल पछताना पड़ता है, फिर बातें करते हैं हमारी गली नाली नहीं बनी, हमारे कंपनसेशन नहीं मिला, हमारी फसल का मुआवजा नहीं मिला, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, नशाखोरी बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं आपका दोस्त अजय सलाथिया। दोस्तों, इस समय मेरे साथ बैठे हैं अविनाश चौधरी जी, जो कि रामगढ़ के ही निवासी हैं और समाज सेवी भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और बहुत सारी जगह में आपको ये मिलते होंगे सोशल वर्क करते हुए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका गुजारा कैसे चल रहा है। आए दिन बमबारी होती रहती है। इसी विषय पर हम अविनाश जी से बात करेंगे। अविनाश जी, हमारे साथ आप अपनी जो बातचीत है वो शेयर कीजिए, मतलब कि बताइए हमारे चैनल के माध्यम से कि इस समय लोगों की क्या स्थिति है। कि पाकिस्तान में आप देखते हैं आए दिन बमबारी होती रहती है और उनके उसमें पशु भी मारे जाते हैं, उनको भी वहाँ से आए दिन निकलना पड़ता है। अजय जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे अपनी लोगों की बात रखने का मौका दिया। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारे बॉर्डर में गोलाबारी हुई थी, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, हमारे गांव रामगढ़ ब्लॉक में पड़ता है रंगूर, वहाँ पे डेथें हुई थी, आरसपुरा में हुई थी, कठुआ में हुई थी। तो तब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी। उस टाइम क्या हुआ था कि जब किसी की पाकिस्तान गोलाबारी से डेथ होती है, किसी भी व्यक्ति की, तो उसे SRO 43 के साथ थ्रू जॉब मिलती है, साथ में उनको कंपनसेशन जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तब जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने ये ऑर्डर निकाला था, एक आदेश निकाला था कि भाई जहाँ तो इनको SRO दो, जहाँ इनको कंपनसेशन दो। दूसरी ओर ये था कि जो आए दिन कश्मीर में
नेशनल लेवल के पे जो एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है उनको उन्होंने ऑफ़र करा था कि वो हथियार छोड़ें, उसके भी पैसे देंगे, उनको जॉब्स देंगे। तो बदकिस्मती है कि जो बिना वर्दी के सिपाही हमारे हैं बॉर्डर पे रहने वाले लोग, तो उनको उनके हक हकूक़ों से पीछे रखा गया। तब जो भाजपा के हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता थे, तब इन्होंने किसी ने नहीं बोला, इन्होंने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। दूसरी बात ये है, हमने पिछले दिनों पूर्व मंत्री हमारे केंद्र मंत्री हमारे बाबा चामलियाल में आए थे, तो मैंने उनको ज्ञापन पत्र सौंपा जिसमें मैंने मांग करी थी कि हमारे बॉर्डर पे जो है तारबंदी जो है हमारी ज़मीन में की गई है, उस तारबंदी को आप जहाँ तो जीरो लाइन पे लगाइए। दूसरा है 22 साल लगभग हो गए हैं उस तारबंदी को किए हुए। हमारे जो लोग खेती बाड़ी पे निर्भर थे वो खेती बाड़ी नहीं कर पाए पाकिस्तानी गोलाबारी के होते हुए। तो उस वजह से हमारे जो युवा हैं कहीं ना कहीं बेरोजगारी के आलम में, एंटी नेशनल जो तत्व हैं उनको उन्होंने नशे की ओर टारगेट करा। आज सिटी में जाइए आप, सैनिक कॉलोनी देखिए और कहीं सतवारी देखिए, हर जगह देखिए आप। मैं आपको कई जगह बता सकता हूँ कि जो लोग जिनकी ज़मीनें तारबंदी के आगे थी वो बेचारे रेडी फड़ी लगा के गुजारा कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी पे डिपेंड थे। सरकार को इसको और गौर करना चाहिए था। आज ये एक दूसरे को दोष देते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं पीडीपी वाले खा गए, पीडीपी वाले कहते हैं वो खा गए, फिर ये कहते हैं कश्मीरी खा गए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कश्मीरी खा गए, मान लिया कि कश्मीरी खा गए, कमी तो आप भी नहीं पीछे छोड़ रहे, अगर कश्मीरी खा गए तो हमें कम से कम कश्मीरियों से ये सीखना चाहिए। उनके अंदर चंद जो लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं कश्मीर में, वो डेडिकेशन से करते हैं। हमारे जो देशभक्त लोग हैं जम्मू खिते के, इनमें कहीं ना कहीं उस डेडिकेशन की कमी है। देशभक्त लोग हैं, किसान और हमारे जवान हैं, मैक्सिमम आर्मी पर्सन है। जब हमारे हकों की बात आती है, हमारे हकूक़ की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो खुल के बाहर नहीं निकलते। फिर जब वोटिंग हो जाती है, चुनाव हो जाते हैं, फिर उनको जो 5 साल पछताना पड़ता है, फिर बातें करते हैं हमारी गली नाली नहीं बनी, हमारे कंपनसेशन नहीं मिला, हमारी फसल का मुआवजा नहीं मिला, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, नशाखोरी बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है। ये कारण क्या है? इस पे हमें सोचना चाहिए, ये सरकार का दायित्व बनता है। और जिन लोगों ने वोट लिए थे डीडीसी में, पंचायती इलेक्शन में, असेंबली में, पार्लियामेंट में, ये उनका दायित्व बनता है। जनता को जागरूक करना, उनके हुक्कों की बात करना, उनके हकूक़ को बात करना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना। लेकिन अफसोस है, आज आप देख रहे हैं हमारे युवा जो हैं वो बॉर्डर भर्ती को लेके बेचारे दर बदर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम क्या देना चाहते हैं? ये सरकार जो है ये एक रवैया जिस तरीके का अपना रहे हैं, क्या देना चाहते हैं हम समाज को, सोसाइटी को, जम्मू कश्मीर को, जो एक ताज है हमारे पूरे भारतवर्ष का। और अविनाशी, एक तरफ आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग किस प्रकार रहते हैं, किन मुश्किलों से जूझते हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक पंचायती एक्ट भी उन पर लागू कर दिया गया है। उसके बारे में क्या है? देखिए, जहाँ तक बात है कानूनों की, आए दिन जो है हम सुबह आंख खोलते हैं तो कोई ना कोई नया कानून निकला होता है। मैं कहता हूँ कि सरकार जो है, हमारा उपराज्यपाल साहब का जो प्रशासन है, लोगों की बेहतरी के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए, हमारे खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, उनको सुविधा देने के लिए आप नए नए जो प्रावधान लाएं, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप प्रावधान लाते हैं, जो स्कीम्स वेलफेयर के लिए लाते हैं, वो ज़मीनी सतह पे लागू होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी स्कीम्स गिना के बता सकता हूँ जो ज़मीनी सतह पर लागू नहीं हो पाई। सिर्फ आपको टीवी चैनल में, आपको फ़ोन में, आपको अखबारों में देखने को मिलेंगी, लेकिन आप ग्राउंड पे जब जाके देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। जब आप हकों की बात करेंगे तो आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। जब आप सुनवाने के लिए सड़कों पर आएंगे तो आप पर पर्चे जो है वो मुकदमे दायर किए जाएंगे। और दूसरा जो अभी इन्होंने एक निकाला है कि जिसमें सरपंच और ग्रामीण क्षेत्र में आपने कोई भी कार्य करना है कंस्ट्रक्शन को लेके, उसमें सरपंच, ग्राम सेवक और जो हमारे पटवारी हैं वो उस पर कमेटी बनाई है इन्होंने, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपके माध्यम से मैं ये सरकार से, उपराज्यपाल साहब के प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने ये आदेश निकाला, तो
पहले जिस बंदे ने बेचारे ने 4 पैसे इकट्ठे करके काम लगाना है अपनी ज़मीन में, खासकर हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में खेती बाड़ी की ज़मीन है, तो एग्रीकल्चर इन्होंने साथ ही साथ पहले एक ऑर्डर निकाला था कि कन्वर्शन के लिए, लैंड कन्वर्शन के लिए आप डीसी के पास आपको जाना पड़ेगा। पहले वो बंदा डीसी के पास जाएगा, सरपंच के पास जाएगा, फिर जेडीए वाले जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने भी पिछले दिनों कुछ जो हमारे रूरल एरियाज़ में हैं, गांव पड़ते हैं, वो भी इन्होंने मास्टर प्लान में रखे। तो मुझे बताइए कि ये अभी पहले जेडीए के पास जाएंगे अपने मकान बनाने के लिए, कोई जानवरों के लिए बनाने के लिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, उसमें रेजिडेंशियल अगर करना है तो ये कमेटी है, अगर उसमें कमर्शियल करना है, कोई दुकान बनानी है, कोई छोटा मोटा किराने की शॉप खोलनी है, उसमें एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और टाउन प्लानिंग जो ऑफिसर रहेंगे, सरपंच भी रहेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि जब आप 3-3, 4-4 परमिशन लेनी है और मैक्सिमम जो 3-4 परमिशन लेनी है उसमें सरपंच इंक्लूड है, पटवारी इंक्लूड है। जब डीसी साहब के पास हम जाएंगे तो डीसी मार्क करेगा नीचे, उसी तहसील में एप्लीकेशन आएगी, वही पटवारी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये एक मेरी नज़र में, अगर मेरे विचार आप पूछेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए ये जो ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। पहले होता था कि असेंबली में बहस होती थी, पार्लियामेंट में बहस होती थी, अब यहाँ हमारे लोगों के द्वारा चुनी सरकार तो नहीं है, तो सेक्रेटरीट में बैठ के जो हमारे अधिकारी ये कानून निकालते हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि पहले आप जनता के प्रतिनिधि हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, आप उनसे ओपिनियन लीजिए कि हम ये कानून लाने वाले हैं, तो इस कानून के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्या इससे जनता को लाभ मिलेगा या नुकसान मिलेगा। इस समय टोल की एक बहुत बात चर्चा में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों ने कहा था कि यहाँ पर टोल नहीं लगेगा, इस टोल को उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सरोर से टोल ठंडी खुई में आ रहा है। इसकी जो चर्चा है बहुत गरमाई हुई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सरोर में नेशनल हाईवे जो एजेंसी है, इनके द्वारा जब टोल लगाया गया था सरोर में, तब भी हमने पुरजोर इसका विरोध करा था और हम आमरण अनशन पे भी जो है एग्जीबिशन ग्राउंड में बैठे थे। तो आज जो लोग, उस समय जो लोग थे, हमने पूरी जनता को, जितने भी राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर में, सबको आह्वान किया था कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, सामाजिक सत्र के प्लेटफॉर्म पे आएँ और लोगों की आवाज़ को बुलंद करें, उनके हकों की बात करें और टोल प्लाजे के खिलाफ बोलें, क्योंकि ये गैर कानूनी तरीके से था। अगर आप पढ़ें कि नेशनल हाईवे फी रूल 2008, तो उसमें जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के विरुद्ध ये जो है, ये अथॉरिटी ने यहाँ पे टोल लगा दिया है सरोर में। जब हम टोल कटवाते हैं तब उस स्लिप में लिखा जाता है ठंडी खुई, तो टोल आप सरोर में काट रहे हैं। दूसरा ये है कि ये 60 किलोमीटर के बाद जो है दूसरा टोल आप लगा सकते हैं, ये प्रावधान था इनका, तो उसकी भी वायलेशन इन्होंने करी। तीसरा ये था कि जो म्यूनसिपल एरिया है, नियर उसके कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस रहता है, उसके पास आप नहीं लगा सकते। जहाँ पे आपके पास खुला जगह नहीं है, खुला स्थान नहीं है, वहाँ टोल नहीं लगा सकते। और तीसरा ये था कि जब आप टोल पे आप निकल रहे हैं, टोल कर्मियों की वजह से, टोल प्लाजा वालों की वजह से अगर आपको वहाँ रुकना पड़ता है, कुछ जो उसमें समय का प्रावधान था, तो उसके बाद आपको एग्जम्पशन मिलती थी, आपका टोल नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पे तो गुंडागर्दी के तरीके से टोल काटा गया। खासकर जम्मू खित्ते से जो रिपोर्ट्स केंद्र में भेजी जाती हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी, हमारे जो लोकल लीडर हैं यहाँ के जम्मू के, जो मोदी साहब की आशीर्वाद से जीते हुए हैं, मैं उनको नेता भी नहीं कहूँगा, वो राजनीतिक कहूँगा कि नेता वो होता है जो समूह को एक चलाए, समूह की आवाज़ उठाए, लोगों की आवाज़ बुलंद करे, लोगों की समस्याओं के लिए लड़े। नेता तो मुझे इनमें से दिखता नहीं, चंद नेता हैं, 2-4 जो बोलते हैं, बाकी तो चाटुकार हैं। और दूसरा ये है कि केंद्र सरकार को ये गुमराह करते हैं, जो रिपोर्ट भेजते हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री साहब को, अमित शाह जी को इस पर रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये रिपोर्ट हमारे जम्मू कश्मीर से ये लोग भेज रहे हैं, क्या वो ज़मीनी सतह पर सही है, लोगों के ओपिनियन लेने चाहिए। लेकिन आप देखते हैं, बदकिस्मती है, जब केंद्र सरकार से यहाँ मंत्रियों का काफिला आता है लोगों की आवाज़ सुनने के लिए, तो उनको होटलों में अच्छी अच्छी जगह घुमाया जाता है। जब आम जनता के ओपिनियन की बात आती है तो बोलने नहीं दिया जाता। हर चीज़ आज तक जम्मू ने लड़के ली है केंद्र में, चाहे पहली सरकारें थी चाहे आई थी। अगर एम्स लिया तो लड़के लिया, बाद में क्रेडिट इन्होंने खुद लिया कि हमने दिया है जी। हर चीज़, आज रिजर्वेशन की हमने बात करी कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपने रिजर्वेशन नौकरियों में और प्रोफेशनल कोर्सेस में दिया है, पढ़ाई में शिक्षा के लिए दिया है,
तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो लोग शहीद हो रहे हैं उनके लिए क्या सुविधा है। तो हमने सरकार के आगे मांग रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मंत्रियों से मिले, उनके केंद्र मंत्रियों से हमने मांग पुरजोर तरीके से रखी। तो सरकार ने वो रिजर्वेशन दी, लेकिन बदकिस्मती आज ये है कि जो गाँव उस सूची से रह गए उसके लिए दोबारा हमने कई ज्ञापन पत्र डीसी महोदय को दिए, आज हमारी मैडम है यहाँ पे उनको दिए, केंद्र मंत्रियों को दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक जितनी पॉलिसीज निकली हैं गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट को लेके, वो वंचित रह गए हमारे बच्चे जिनके गांव इससे छूट गए। जब हमारे फौजी भाइयों पे कश्मीर में पथराव होता था, उन पे हमले होते थे, तब ह्यूमन राइट जो बड़ा डेफर्मेशन के केस करते थे, आज ह्यूमन राइट वाले कहाँ पे हैं। जब हमारे लोगों की ज़मीन 70-70 सालों की छीनी जा रही है, आज कहाँ है। आज देखिए, अगर मैं कहता हूँ, कश्मीर वाले कहते हैं कि भाजपा हिंदुओं की ठेकेदार है, तो मैं कहता हूँ कि कश्मीरी जो है वो मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं। वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रहे हैं। अगर गुज्जर भाइयों की ज़मीन खाली हुई है, ये लोगों की सरकारें रही, गुज्जरों के बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी इन लोगों ने, क्यों उनको पढ़ाया लिखाया नहीं, क्यों उस तरीके से इन्होंने संसाधन नहीं दिए कि वो बच्चे पढ़ जाएंगे। जब बंदा शिक्षित तो हो जाता है, वो आपसे सवाल करेगा, वो अपने हक की बात करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने वोट बैंक का एक नज़रिए से उन समुदाय को देखा, और यही तो हालत ये कर रहे हैं भाजपा वाले कि हिंदुओं को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमारा जो हिंदुओं के हम ठेकेदार हैं, लेकिन उनको ही लताड़ रहे हैं। आज गराना में ज़मीन इन्होंने खाली कराई वेटलैंड पे, ठीक है, आप विकास कीजिए, लेकिन जिन लोगों की दिनचर्या जो है वो किसानी पे ही चलती है, खेती बाड़ी पे चलती है, उनके लिए क्या प्रावधान रखा है। चंद नेता गए हमारे वहाँ पे, तरनजीत सिंह टोनी जी गए, हमारे मनमोहन चौधरी जी गए, हमारे वो तरलोक सिंह भाजपा जी, जिन नेताओं ने भी वहाँ पे आवाज़ उठाई, हमारे श्यामलाल चौधरी भी जी वहाँ पे एलजी साहब से मिले, लेकिन हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ। वो लोग बेचारे प्रोटेस्ट कर करके मर गए। क्या हुआ? कहने का मेरा ये है कि गुड गवर्नेंस, पिछले दिनों में ये इंडेक्स निकले थे कि फलानी डिस्ट्रिक्ट ने इतनी डेवलपमेंट करी, फलानी ने, एलजी साहब ने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अप्रिसिएशन दी है एलजी साहब ने, तो ग्राउंड पे आके देखना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि एलजी साहब हमारे बाबा चांबलियाल में आए थे, यहाँ के हमारे जो डीडीसी मेंबर हैं, मैंने लिखित तौर पे केंद्र सरकार को लिखा था और हमारी उपराज्यपाल साहब के प्रशासन को लिखा था कि तारबंदी की जो ज़मीन है उसके आगे जो हमारे लोगों की ज़मीन है उसका उनको मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे डीडीसी मेंबर जो हैं उनको ये नहीं पता कि एलजी साहब की पावर्स क्या है, हमारी क्या पावर है, हमने क्या उनसे मांग करनी है। वो कहते हैं कि जनाब सिक्योरिटी का कोई प्रबंध किया जाए हमारे लोगों की खेती बाड़ी के लिए। उनको ये नहीं पता कि पहले आप मांग कीजिए कि जो हमारे 22 साल से तारबंदी की है, सरकार की एजेंसियों ने वो ज़मीन यूज़ की है, हमारे लोगों का उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, उसका कंपनसेशन दो। दूसरा ये है, अगर सरकार प्रेरित कर रही है कि अभी आप खेतीबाड़ी कर सकते हैं, माहौल शांत है, पाकिस्तान की ओर से माहौल ठीक है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, हम खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन वो तार उखाड़ के जीरो लाइन पे ले जाइए ना। वो तार जो है इन्होंने आज तक अपनी ज़मीन में रखी हुई है, तो किस तरीके से लोगों में एक विश्वास पैदा होगा। आए दिन हमारे जो है फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, आए दिन हमारे बॉर्डर के लोग शहीद हो रहे हैं, तो कौन है अकाउंटेबल? सरकार जो है, बड़ा एक दिल में एक हमारे था कि कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन बदकिस्मती है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो कोई आवाज़ उठाएगा उसको किसी ना किसी तरीके से दबाया जाएगा, वो फिर जाके बीजेपी में ज्वाइन हो जाएगा। मैं कहता हूँ ठीक है, आप किसी राजनीतिक दल से जुड़िए, आप पीडीपी में जाइए, एनसी में जाइए, कांग्रेस में, आप सबके अपने फंडामेंटल राइट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिन लोगों से आप वोट मांगते हैं उन लोगों की बात तो कीजिए, उनके हकों की बात तो कीजिए। मेरे बड़े भाई हैं रविंदर रैना जी, जो प्रदेश अध्यक्ष, वो बड़े जोरों शोरों से कहते थे, 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार करी उन्होंने, टोल प्लाजा उखाड़ फेंकेंगे। क्या मजाक बनाया है इन्होंने। फिर मैं कहता हूँ शब्दावली एक आती है कि जुमलेबाजी है। उसके बाद आपके ही चैनल के वो मैडम ने एक इंटरव्यू करा था एमपी साहब का, तो एमपी साहब कह रहे थे कि 20 किलोमीटर में टोल नहीं होना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इतना तो कहा पब्लिक डोमेन में कि हम लोगों के हक की बात दिल्ली में करेंगे, नितिन गडकरी जी से करेंगे, लेकिन उनको मैं आपके माध्यम से ये सही करना चाहूँगा कि टोल प्लाजा के जो प्रावधान है, नेशनल हाईवे फी रूल के जो प्रावधान है, वो 60 किलोमीटर हैं, ना कि 20 किलोमीटर हैं। तो यहाँ पे हमारे मंत्रियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को इतना ज्ञान नहीं है कि क्या कानून हमारा कहता है, लोगों के फंडामेंटल राइट क्या है, हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारी क्या पावर्स हैं। तो बदकिस्मती है कि मोदी जी के नाम पे जो जीत गए हैं उनको ये नहीं पता हमारी पावर क्या है।
अगर ट्रांसफार्मर लगाना है उन्होंने एक्सियन को फ़ोन करना, कोई AEE को फ़ोन कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों से मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमेशा बोलता आया हूँ कि आप जब चुनाव आते हैं, आप नेता चुनिए, आप जो है ये व्यवसायी, ये व्यापारी मत चुनिए। जब आप व्यापारी चुनेंगे तो वो आपका खरीदो फरोख्त करेंगे, तो जब आप नेता चुनेंगे वो आपके हक की आवाज़ बुलंद करेगा। तो दोस्तों हमारे साथ थे अभी अविनाश चौधरी जी। इन्होंने अपनी बॉर्डर की समस्याएं भी हमारे साथ साझा की और टोल के बारे में बातचीत हुई, बहुत सारी बातचीत उन्होंने की। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त। देखते रहें आप जम्मू परिवर्तन मेरे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।